सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना मिशन फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त हो सकती है। जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सामाजिकरण होता है यानी सोशलाइजेशन क्या होता है और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी जो रूढ़िबद्धताएं हैं वो क्या होती हैं। देखो, इस वीडियो बनाने का केवल एक ही पर्पस हो सकता है कि अगर इन दोनों टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। यानी कोई चाहे कितना भी घुमा दीजिए क्वेश्चन को तब भी आप कर पाओगे, क्योंकि मैं उस तरीके से आपको बताने वाला हूं। यानी जो हमारा सामाजिकरण है और जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं, जो रूढ़िवादिताएं रूढ़िबद्धता जो फैली पड़ी है समाज में, इनको क्लियर करने के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगा। मैं आशा करूंगा, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर पहली बार तैयारी करने आए हैं या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक, मतलब अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तब भी आप यहां से इजीली स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस वे से बताने जा रहा हूं, है ना। वैसे तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं आपको, अगर आपने कहीं से भी स्टार्टिंग की होगी तब भी मेरे चैनल से अच्छा खासा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए हैं और आपने थोड़े से भी देखे होंगे तो उनमें भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। क्लियर? होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अब मैं बताने वाला हूं आपको कि जो सामाजिकरण होता है और जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, ये टॉपिक्स हैं क्या, इनको समझाऊंगा। देन उसके बाद में इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। हाँ, कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है आता है। क्लियर इतनी बात? तो होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी और आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। क्लियर? तो बना लीजिए नोट्स, क्योंकि हो सकता है जब आप नोट्स बनाते हैं और तो क्या एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो चीजें बहुत बेटर हो जाती हैं। फिलहाल के लिए अगर आप पहली बार आए हैं और या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपी टेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केबीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम के लिए इसलिए आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे 110%। मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलते हुए सेशन पे देखते हैं हमारी जो सेशन में क्या बात करी जा रही है। देखो, सोशलाइजेशन मैंने बोला, देखो उस तरीके से पढ़ेंगे, पक्का मैं गारंटी ले रहा हूं सेशन के स्टार्टिंग में कि 15-20 मिनट आप रुकिएगा मेरे साथ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन तो नहीं छूटने वाला। मतलब इस टॉपिक से 6 से 7 नंबर, यानी चाहे सामाजिक को ले लीजिएगा और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ले लो, दोनों जो है टॉपिक 6 से 7 नंबर में आते हैं, दोनों क्लियर हो जाएंगे आज। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए समझते हैं सोशलाइजेशन को। पहले देखते हैं सोशलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, क्या नहीं है, ये क्या होता है। देखो, जो सेशन है जब एंड होगा तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, मैं वादा कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं हम, देखते हैं सोशलाइजेशन होता क्या है। देखो, सामाजिकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसमें होता क्या है। सामाजिकरण जो है वो समाज से रिलेटेड, आपको पहले से पता है। देखो, ये एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। सामाजिकरण जो है, सोशलाइजेशन जो है, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इंसान के बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करती है। मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे आप। देखो, इसमें क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिएगा आप एक समाज में रह रहे हो, है ना, आपके आसपास लोग भी रह रहे हैं, तो आप उनसे क्या करो, इंटरैक्ट करके सीखते हो, आपस में अंतःक्रिया करके सीखते हो, क्योंकि अपने आसपास के लोगों से भी आप सीखते हो। जहां पे आप रहते हो वहां का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो हमने क्या बोला कि जहां पर भी आप रहते हो आप वैसे ही बनने लगते हो धीरे धीरे। कहने का मतलब कि जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, उठते हो, बैठते हो, आपके माइंड सेट, आपका माइंड सेट जो होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने लगता है। समझ रहे हो? तो बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम है, मतलब बिहेवियर को चेंज, जहां से भी आप रहोगे आप वैसे तो रिएक्ट करोगे, है ना। तो सामाजिकरण जो है वो समाज में चलने वाली एक प्रक्रिया है, जहां पे हम रह के, है, बोल के, सीख के, कुछ भी करके हम उनके द्वारा सीखते हैं, समाज के द्वारा सीखते हैं। समाज में जो भी हो रहा है उनके थ्रू इंटरैक्ट करके सीखते हैं। क्लियर? यहां पे लिखा भी है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। यानी समाज में जो होती है आइडियोलॉजी, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। भाई, समाज के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है ना, क्योंकि जैसा समाज होता है वैसे ही हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत, है ना। उनके नॉर्म्स क्या होते हैं, उनके रूल्स जो होते हैं, उनको इंटरलाइज करने का काम करता है सोशलाइजेशन, क्या, सामाजिकरण। समझ रहे हैं बात को? देखो, यहां पे भी लिखा हुआ है कि सामाजिकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की एक प्रक्रिया है। मतलब एक आप समाज में पार्टिकुलर रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो वहां का एनवायरमेंट आपको जरूर जो है कि मतलब उसका, जहां पर भी आप रह रहे हो वो जरूर इंटरैक्ट करोगे आप वहां से, है ना। वो जहां भी आप जाओगे, आप मान लीजिए आप जहां पर भी रह रहे हो, अगर किसी दूसरी जगह पे जाते हो, आपको 4 दिन नहीं अच्छा लगता, उसके बाद में आप वहां के माहौल में अडॉप्ट कर जाते हो, है ना। तो वहां ये क्या है, एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन, मतलब जहां पे आप रहते हो वहां के प्रति आपके विचार, थॉट्स
जो होते हैं वो आने लगते हैं जैसे भी होते हो, है ना, वही बातें हैं। तो आप एक मतलब देखो ज्यादा बातें मत समझो, बस कॉन्सेप्ट को समझो कि सोशलाइजेशन जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, कैसी एक सामाजिक प्रक्रिया है और एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है जो सतत चलती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि सामाजिक आज होगा कल बंद हो जाएगा, ये एक कॉन्टिन्यू चलने वाली प्रक्रिया होती है। और इनके एजेंट क्या होते हैं, प्राइमरी एजेंट क्या होता है, सेकेंडरी एजेंट क्या होता है, जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटेड है ये। और मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं आपको, बस आप रुकिए तो थोड़ा सा, है ना। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। तो पहली ये लाइन है, पहली जो स्लाइड है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताया, मैंने आपको केवल बताया हुआ है कि सोशलाइजेशन जो है वो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करती है, ये प्रक्रिया, समझ रहे। मतलब एक समाज के द्वारा आप सीखते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, वहां के जैसे लोग होते हैं, जैसे नियम होते हैं, जैसे नॉर्म्स होते हैं, जैसी आइडियोलॉजीज होती हैं, उनको फॉलो करने की आप कोशिश करते हैं। क्लियर। अभी सब भूल जाना, मैं आगे चलता हूँ, समझना आगे क्या बात करी गई है ना। ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं यार, छोटी सी जिंदगी है, उसको भी आप फालतू में एक नौकरी में तौल दिए, है ना। मजे से पढ़ा करो, जो चीजों को सीखने पे ध्यान दिया करो, कि जो है हम सीखने के पल्ले पढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचा करो कि यार मेरे पेपर में एग्जाम में पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अगर आप प्रेजेंट में अच्छे से जी रहे हो, फ्यूचर 100% अच्छा होगा। अगर आप मतलब फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो तो फ्यूचर तो ऑलरेडी अच्छा होगा ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई मेरे, सब कुछ बढ़िया होगा अगर आप सही से काम कर रहे हो चीजें। चलो, अब यहाँ पे सोशलाइजेशन के बारे में इन्होंने पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सोशलाइजेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, यानी सामाजिकरण, यहाँ पे सामाजिकरण लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कैसी प्रक्रिया। देखो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये जीवन पर्यंत सोशलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि आप समाज में आज सीख रहे हो कल नहीं सीखोगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लाइफ टाइम सीखते रहते हो, चाहे वो भाई स्कूल का ही ज्ञान थोड़ी ना केवल ज्ञान है, आप किसी से भी सीख सकते हो, है ना। वही बातें हो रही हैं कि समाज के द्वारा आप जीवन में जब तक रहते हैं, जीवन में जब तक जीते हैं, तब तक आप सीखते हैं, है वही बातें। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी सामाजिक जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक रूप में होता है। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, सुनना मेरी बात जरा। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे सामाजिक जो होता है, यानी सोशलाइजेशन जो होता है वो औपचारिक, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मली होता है। कैसा होता है, फॉर्मली। देखो फॉर्मली का मतलब है, समझ पा रहे होंगे। औपचारिक का मतलब होता है जब आप अपना ढोल लगाना लेके जो भी जाके, जैसे स्कूल जाते हैं तो पूरा बैग किताबें सबको लेके जाके तब सीखते हैं आप, है ना। पर आप समाज में तो ऐसा नहीं करते, जहां पे आप रहते हो वहां पे आप पूरा किताबें पानी सब कुछ जो भी आपको लेके चलना है वो लेके चलो, तभी आप सीख पा रहे हो। फॉर्मली का मतलब है कि जो है आप टाई बेल्ट लगा के कोट पैंट पहन के जहां भी जाना है एक फॉर्मल तरीके से सीख रहे हो, मतलब एक औपचारिक तरीका हो सकता है कुछ जहां पे भी आप सीखने के लिए जाते हो, है ना। जरूरी नहीं कि आप औपचारिक तरीके से, फॉर्मली तरीके से ही आपको सोशलाइजेशन वो कैसा हो सकता है, इनफॉर्मली भी हो सकता है। जरूरी नहीं वहां पे कोट पैंट पहने हो, टाई लगाए हो तभी आप सीखोगे, क्या ऐसा है, समझ मेरी बात को। तो वही हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सामाजिक जो होता है वो किसी भी स्थिति में हो सकता है। जरूरी नहीं आपने कोट पैंट पहना हो, टाई लगाई है कि नहीं लगाई, ये वहां पे नहीं देखा जाता, है ना। कि आपने पूरा बैग भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, पानी की बोतल ले गए कि नहीं ले गए, इन चीजों का कोई मतलब नहीं वहां पे, है ना। तो ये सामाजिक करण की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है, जहां पे आप अपने अंतःक्रिया के द्वारा, यानी स्वभाव के द्वारा भी सीख सकते हैं चीजें। जरूरी नहीं कोई नियम कानून और नॉर्म्स और आइडियोलॉजी हो तब भी आपका सामाजिकरण होगा। समझ पा रहे मेरी बात को। तो होपफुली आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देखो एक बार रिकैप ले लेते हैं। पहले पॉइंट में हमने क्या समझा हुआ है कि सोशलाइजेशन क्या होता है। तो आपने समझा कि सोशलाइजेशन जो है वो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करता है, मूल्य विश्वास को हम अपने समाज के थ्रू सीखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या सीखा कि जो कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, यानी सामाजिक और जो सोशलाइजेशन है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या सीखा कि सामाजिक जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है ना। जरूरी नहीं उसके लिए आपने पूरा विधान से सीखा हो चीजों को। समझ गए मेरी बात को। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा आगे की स्लाइड हमारी क्या कह रही है। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दिया तो पक्का आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। चलो, अब यहाँ पे सबसे मेन और जरूरी बात कही गई, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। जो यहाँ पे प्राइमरी एजेंट दिया गया है और सेकेंडरी एजेंट दिया गया है, मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी भी सेट में जाइएगा आप चेक करिएगा, आपको सोशलाइजेशन से प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट से ही क्वेश्चन मिलेगा। चलो, अगर आप थोड़ी देर बने रहे, मैं गारंटी ले रहा हूँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत गर्मी है यार मेरे, ये गर्मी कब खत्म होगी भाई, कुछ करो यार इसका। चलो देखो, अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि सामाजिक हमें अनुसार, वही बात मैंने अभी, ये बात तो हमने पहली स्लाइड में ही बोल दी कि हमारे बिहेवियर एंड डिसिप्लिन को ठीक करने का काम करता है। जरूरी नहीं वहां पे केवल डिसिप्लिन हो, समझ में पूरा जो श्रेय इसी को मत दे देना
कि डिसिप्लिन को ही अनुशासित करता है सामाजिक करण, है ना, हमारे मूल्य विश्वास हमको सब कुछ सीखने में मदद करता है हमारी। ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए अब इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो सोशलाइजेशन है, जो सामाजिकरण है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। देखो यही जरूरी है कि बस आपने इतना पढ़ लिया, समझ लो सोशलाइजेशन का टॉपिक फिनिश हो गया। चलिए अब बात करते हैं सामाजिकरण के प्रकार की। ये दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी एजेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी एजेंट। मतलब प्राथमिक समाज जो है वो सामाजिकरण कहां से होता है और द्वितीयक सामाजिकरण जो होता है वो कहां से होता है। ये क्वेश्चन आना ही आना, अभी चेक करेंगे आगे क्वेश्चंस में। अभी मैंने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आगे स्लाइड में, देखो। अब अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी एजेंट की, पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी एजेंट में बच्चा जो होता है वो प्राथमिक दौर से कहां पे सीखता है। देखो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो परिवार में सीखता है। कहां पे सीखता है? परिवार यानी फैमिली में सीखता है। कहां पे सीखता है? फैमिली। तो कहां क्या होगा? प्राइमरी एजेंट की जब भी बात करी जाएगी तो आप हमेशा जाया करना फैमिली के साथ में। और फैमिली के साथ में अगर पास पड़ोस जुड़ा हुआ है, आस पड़ोस जुड़ा हुआ है, तो आप जो है उसके साथ में भी जाया करोगे। मतलब जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी एजेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि प्राइमरी एजेंट में वहां पे ऑप्शन दिया होगा परिवार या आस पड़ोस या मीडिया या स्कूल, ऐसे ऑप्शन होंगे वहां पे, है ना। तो जब भी प्राथमिक सोशलाइजेशन की बात करी जाएगी कि प्राथमिक सामाजिकरण कहां पे होता है, तो सबसे पहले बच्चा जन्म लेके अपने परिवार, अपने माता पिता के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू ही सीखता है ना। पहली माँ जो होती है, पहली जो टीचर जो पहला होता है वो गुरु जो होता है वो माँ ही होती है ना। मतलब जो भी चीजें वो सीखता है, या नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हो कि वो अपने परिवार के थ्रू या समाज में रह के सीखता है। समझ मेरी बात को? तो वही बात है, तो अगर परिवार के साथ में आस पड़ोस जुड़ा हुआ है तो आप उसी के साथ जाओगे। चलो आप सेकेंडरी पे बात करते हैं। देखो सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, इसको गौड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौड़ भी बोलते हैं। और द्वितीयक सामाजिकरण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक सामाजिकरण भी बोलते हैं। अब द्वितीयक में आपके सामने कहीं क्या आ जाए? स्कूल आ जाए। क्या आ जाए? स्कूल जो आ जाए, या फिर आपके सामने मीडिया आ जाए, तो ये सब क्या है? ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। मतलब द्वितीयक जो सामाजिकरण की संस्थाएं हैं, ये है मीडिया है, स्कूल है। अब यहाँ पे स्कूल के साथ में अगर पास पड़ोस जुड़ा हो तो आप सेकेंडरी के साथ में जाओगे। समझ मेरी बात को? तो फैमिली जो है वो हमेशा प्राइमरी होगी। द्वितीयक जो होगा वो मीडिया भी हो सकती है, स्कूल भी हो सकता है। स्कूल के साथ अगर आस पड़ोस जुड़ा हुआ है तब भी आप सेकेंडरी को ही चुनोगे। समझ गए मेरी बात को? जहां पे दिक्कत आ रही हो पहली बात तो मुझे कमेंट कर देना, है ना, कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं सामाजिक करके कुछ 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाए। इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आए और चाहे ना आए, फिर भी आपकी एक बेहतर अप्रोच डेवलप होगी कि किस तरीके से आपको चीजें अटेम्प्ट करनी वहां पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप जॉब जरूर दे पाओगे। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी द्वितीयक जो सामाजिकरण के वाहक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। यानी जो सेकेंडरी एजेंट है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, याद करो अभी मैंने पढ़ाया सेकेंडरी एजेंट में मीडिया होगी, स्कूल होगा, है ना। प्राइमरी नहीं हो सकता प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी जो होगा वो स्कूल होगा, नहीं क्या होगा? फैमिली होगी। प्राइमरी जो है वो फैमिली है, सेकेंडरी जो है वो स्कूल है, मीडिया है। तो यहां पे पूछा गया कि सामाजिकरण के गौण यानी सेकेंडरी वाहक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करनी है। चलो विद्यालय और निकटतम परिवार। चलो परिवार आ गया, समझ जाओ ये प्राइमरी है। क्या परिवार अगर ना आया होता तो आप जाते एक बार, लेकिन जब परिवार है तो ये प्राइमरी एजेंट है, लेकिन हमसे सेकेंडरी पूछा गया है ना। परिवार और फिर से परिवार आ गया। परिवार क्या है? परिवार जो है वो प्राइमरी एजेंट है। क्या है? प्राइमरी एजेंट है। परिवार यहां पर भी आ गया। परिवार कैसा है? मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये प्राइमरी एजेंट। 100 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुए, जितना मैं कहूं उतना ही कम है। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। विद्यालय और पास पड़ोस, समझ जाओ स्कूल दिया हुआ है और स्कूल के साथ में नाइबरहुड जुड़ा हुआ है, यानी पास पड़ोस जुड़ा हुआ है। समझ जाओ सेकेंडरी है, और हमसे सेकेंडरी की बात करी गई यहाँ पे, है ना। तो स्कूल आ गया, यही हमारे लिए क्या है? सेकेंडरी है। और पड़ोस भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, फिर भी कोई बात नहीं, हम विद्यालय के साथ जाएंगे। ये होते हैं सेकेंडरी एजेंट। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओवर है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमारे स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात करी गई। चलो अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात करी जा रही। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है। चलो बताओ, सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो एक कैसी प्रक्रिया? मैंने आपको बताया था कि सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। जो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ो। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने का प्रोसेस है। घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया है।
एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है बताओ यहाँ पे जरा कमेंट करके कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो केवल क्या बोला जाए आलोचना करने की तो काम बिल्कुल ये तो बात है ही नहीं यहाँ पे, है ना। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की इसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। ये दोनों चले गए। घुलने मिलने की समायोजन की केवल यही है। देखो हमारे पास तीनों हमने को एलिमिनेट कर दिया, एक ही बचा हुआ है जो है मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करें। यानी आप वहां से मूल्य भी अपने समाज में रखे, विश्वास भी, अपेक्षाएं भी, इस सारी चीजों को एक अर्जित करने की प्रक्रिया है। यानी एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है जो अपने समाज में, अपने स्कूल में, जहां पे आप रहते हो वहां के लोगों से अर्जित करते हो। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी 2 भी समझ में आ गया होगा। देखो ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है यार मेरे, मैं केवल आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वहां पे, है ना, इस बार जो होने जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे, क्योंकि रूढ़िबद्धता को भी खत्म करना है इसी सीजन में। रूढ़िबद्धता क्या होती है देखो, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एक लाइन में आपको समझा दूंगा, आप होपफुली बढ़िया समझ जाओगे कि रूढ़िबद्धता क्या होती है। देखो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को स्टार्ट करने से पहले, स्टीरियोटाइपिंग को स्टार्ट करने से पहले नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में जितने भी कष्ट भरे हों सभी का एवेक्शन कर दें बढ़िया से, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखो स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। देखो स्टीरियोटाइपिंग का मतलब केवल ये होता है कि जो रूढ़िवादिताएं समाज में पहले से फैली हैं, मतलब जो चली आ रही हैं प्रथाएं, उन पे चलना या उन्हीं को फॉलो करना, वही क्या है स्टीरियोटाइपिंग है। मतलब क्या, वो चाहे जेंडर को लेके हो सकती हैं या किसी भी चीज को लेके हो सकती हैं रूढ़िवादिताएं। केवल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं, मतलब समझने की कोशिश करो। अगर जेंडर की बात करी जाए तो लड़का है तो बाहर कमाने जाएगा, लड़की है तो घर में खाना बनाएगी, तो ये क्या है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। अगर किसी भी चीज की बात करी जाए कि लड़के जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां जो होती हैं मूर्ख होती हैं, आप कुछ भी कह सकते हो कि लड़कों की तरफ क्लास में रुझान ज्यादा दिया जाता है, टेंशन, और लड़कियों की तरफ कम दिया जाता है। तो ये सारे क्या है, ये सब स्टीरियोटाइपिंग है, रूढ़िबद्धताएं हैं पहले से फैली पड़ी हैं कि लड़का ही कोट पैंट पहन सकता है, लड़की नहीं पहन सकती है, कि लड़का खाना बनाएगा तो वो अपवाद हो जाएगा है, लड़की जो है बाहर कमाने नहीं जा सकती। ये सब क्या है, ये सब रूढ़िबद्धताएं हैं जो स्टीरियोटाइपिंग फैली पड़ी है समाज में, वो उन्हीं प्रथाओं पे चलना। समझ रहे मेरी बात को? तो ये क्या होती है, स्टीरियोटाइपिंग होती है। अब इन चीजों को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे। मतलब स्टीरियोटाइपिंग को हम क्वेश्चन के लेवल को देख देख के, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समझ लेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इसके बाद थ्योरी बताने की जरूरत नहीं यार, इतने तो आप माइंडेड हो यार मेरे, है ना, क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं, इनके लिए मैं क्या ही आपको थ्योरी लिख के बताऊं। चलो क्वेश्चंस के थ्रू समझ सकते हैं हम ना, बहुत आसान सी चीजें हैं, सीडीपी के क्वेश्चन हैं चीजें। और बाल विकास वहां पे समझ जाओ जहां पे बच्चा एक्टिव हो, चीजें एक्टिव हो, आप वहां पे जाना, 100% सही होगा ऑप्शन। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, जरा कमेंट करके देखो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन प्लेस, सॉरी एक मिनट, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी क्लासरूम है, बोल रहे हैं कि जहां पे डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक क्लासरूम है जहां पे डिस्कशन हो रहा है, वहां पे टीचर जो है क्या कर रहे हैं, वो गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज को ज्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक क्लासरूम है जहां पे प्रॉपर डिस्कशन हो रहा है, जिसमें टीचर क्या कर रहा है, मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, यानी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे टीचर का रुझान ज्यादा है। मतलब ध्यान जो है वो लड़कों पे दिया जा रहा है, लड़कियों पे नहीं दिया जा रहा। ये क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है, चलिए बता दो। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिएगा कि क्लासरूम में अगर लड़के भी बैठे हुए हैं, लड़कियां भी बैठी हुई हैं, और अगर आप लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा अटेंशन पे कर रहे हो, तो वो एक पक्षपात है, क्या है, एक रुझान है कि आप एक साइड झुके हुए हो, है ना। तो ये क्या होता है, ये बायसनेस होता है। क्या होती है कि आप एक तरफ झुके हुए हो, है ना, जेंडर बायस जिसे बोलते हैं। समझ में बात को? तो इसमें समझते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। देखो ये क्या है, जेंडर पक्षपात है, जेंडर पहचान तो ये बिल्कुल भी नहीं है, या जेंडर संबद्धता तो बिल्कुल नहीं, जेंडर समरूपता तो नहीं। समरूपता होगा जहां पे आप बराबर बराबर रोल दोगे दोनों लोगों को, है ना। ये क्या है, ये पक्षपात है कि टीचर जो है वो लड़कों पे रुझान ज्यादा दे रहे हैं, ये लड़कों को ज्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं, वो किसकी अपेक्षा, गर्ल्स की अपेक्षा। समझ गए मेरी बात को? तो जहां पर भी एक तरफ रुझान हो, एक तरफ झुकाव हो, समझ जाना वो पक्षपात हो रहा है। क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है कि टीचर जो था वो क्लासरूम में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे ज्यादा ध्यान रखे। लड़के बढ़िया होते हैं, लड़के पढ़ने में बढ़िया होते हैं, और वो मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, लड़कियां इनकी अपेक्षा कमजोर होती हैं।
ये क्या है? ये पक्षपात है। क्या है? जेंडर बायस है। समझ गए मेरी बात को? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। समझ रहे हो कितनी मेहनत पड़ती है चीजों में, कहा तो नहीं जा सकता लाइक शेयर के लिए, फिर भी मैं कह दे रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट यानी पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समास करता है। ये कथन बताता है। देखो ये समझ सकते हो बात, छोटी सी बात है कि पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं उनका निर्धारण जो होता है, उनकी भूमिकाओं का निर्धारण जो होता है वो समास करता है कि लड़के जो हैं वो बाहर ही जाएंगे कमाने के लिए, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। यदि लड़के ने खाने का चम्मच पकड़ लिया है तो अपवाद हो गए, लड़का खाना नहीं बनाता है। तो ये क्या है? ये कथन बताता है। ये कथन क्या बताता है बताओ जरा? क्या ये लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है? लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है? लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है? अंतर्ज्ञानी की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे भैया, है कि आप सब कुछ ज्ञान ना हो, ज्ञान के परमात्मा हो आप, ऐसा नहीं बोल सकते। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। देखो यहाँ पे लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण, इसकी कोई बात नहीं हो रही, आनुवंशिकता की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है कि जो जेंडर है, वो जेंडर जो है वो समाज ने निर्धारित किया हुआ है कि जो है लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी। ये सब क्या है? ये सामाजिक है। अब ये बात तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, समझो जरा। देखो अगर पेपर में आपके सामने जेंडर लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए? अगर पेपर में आपके सामने जेंडर लिख के आ जाए और एक जगह पे सेक्स लिख के आ जाए, तो आपसे पूछा जाएगा ये क्या है। देखो जेंडर जो होता है वो एक सामाजिक संरचना है। कैसी? वो एक सामाजिक संरचना है कि समाज ने बनाया हुआ है कि लड़का है तो ये पहनेगा, लड़की है तो ये पहनेगी। लेकिन सेक्स यानी लड़का है कि लड़की है, ये हमारी आनुवंशिकी तय करती है। क्या तय करती है? आनुवंशिकी तय करती है। ये आनुवंशिकी तय करती है। तो ये क्या हुआ? ये जैविक होता है। लिंग की बात करी जा रही है यहाँ पे। अगर जेंडर होगा तो सामाजिक होगा, और सेक्स होगा वो जैविक यानी बायोलॉजिकल होता है। जेंडर जो होता है वो सामाजिक होता है। इस चीज पे क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, आप समझ जाओ, याद कर लो मेरे यार। चलो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में किसकी बात करी जा रही है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है यार मेरे, इतनी बार रिपीट हुए हैं कि मैं आपको जितना बताऊं उतना ही कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं और समझते हैं बढ़िया बेहतर तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपाइड, क्या लिखा हुआ है? टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, यानी समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। यानी जो समाज में जो रूढ़िवादिताएं फैली हुई हैं, टाइपिफाइड यानी लिखा हुआ है कैरेक्टराइजेज, यानी जो फैली हुई हैं क्या, अप्रोप्रिएट फ्रॉम डिफरेंट सेक्सेस इन द, यानी सेक्स को लेके यानी लिंग को लेके जो सोसाइटी में रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी हैं, इनको क्या बोलेंगे? सिंपल तरीका है, अभी भूल जाओ। मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं कि यहां पे लिखा हुआ है जो समाज में सेक्स को लेके सोसाइटी में जो क्या अप्रोप्रिएट यानी लिखा हुआ है जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो भी विशेषताएं फैली पड़ी हैं कि लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी, इनको क्या बोलेंगे बता दो। वही लिखा हुआ है कि विभिन्न लिंगों यानी लड़का है या लड़की है उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में लिखो, अप्रोप्रिएट ऑफ डिफरेंट सेक्सेस के लिए जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहेंगे। जो रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी हैं क्या उनको जेंडर विभेदीकरण बोलते हैं, जेंडर भूमिकाएं बोलते हैं, जेंडर पहचान बोलते हैं, या जेंडर रूढ़िवादिताएं पहनते हैं बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट। बताओ मेरे यार क्या होगा? अब समझ गए होंगे होपफुली आप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टीरियोटाइपिंग की, तो आप पहले समझ गए होंगे रूढ़िवादिताओं की बात हो रही है कि जन सामान्य के द्वारा जो रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी हैं समाज में जो चली आ रही हैं उन पे काम किया जा रहा है, तो वो क्या है? रूढ़िवादिता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये तो गलत हो गया, ये कुछ इसकी बात करनी नहीं जा रही, डी की बात करी जा रही है। डिफरेंट सेक्स को लेकर जो भी विशेषताएं फैली पड़ी हैं उनको सोसाइटी में क्या कहा जाएगा, तो उन्हें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोला जाता है। यार मैं तो बेबलिंग करने लगा हूँ ना, मैं स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ, वहां से आके तुरंत मुझे ये शूट करना पड़ता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है यार मेरे, क्योंकि आते आते
होता ना कि अगर इंसान 6 बजे जाए तो 5 बजे जब वापस लौट के आता है, थोड़ी सी थकान यार महसूस होती है। फिर मैंने ना 6 बजे क्या नाम वो 6 महीने की उम्र में बच्चे के अंदर बैबलिंग नहीं आती जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हो, वही मेरे अंदर आ रही है कि पढ़ा नहीं जा रहा है यार मेरे। समझ रहे मेरी बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो जरा, बताओ मेरे क्वेश्चन नंबर 4 में किसकी बात करी जा रही है, चलो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा पढ़िएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफॉर्मिटी, क्या लिखा हुआ है कंफॉर्मिटी, यानी इसका क्या बारे में, इसके बारे में क्या बात करी जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल, यानी जो जेंडर रोल या जेंडर रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी हैं इनको खत्म करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। यानी बच्चों में जो जेंडर रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी हैं, जो जेंडर भूमिकाएं, जेंडर अनुरूपता फैली पड़ी है कि जेंडर के अकॉर्डिंग ही काम करना है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है ना, अनुरूपता को कम करने की, यानी इस चीज को जेंडर रूढ़िवादिता को जो समाज में फैले हुए रोल हैं, जेंडर रोल हैं कि लड़का बाहर कमाने जाएगा, इन चीजों को खत्म करने की एक प्रभावशाली इफेक्टिव जो स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकती है, बताओ जरा। क्या वो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी जो भी चीजें हो रही हैं इनके बारे में एक डिस्कशन होना चाहिए, इस चीज से कम होगी क्या। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं का महत्व देना, जो भूमिकाएं चल रही हैं उनको महत्व देना, यानी जो बाहर चीजें जो रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी समाज में, प्रथाएं चल रही हैं उनको महत्व दोगे, इससे कम होगी क्या, तो अपने आप में गलत बात है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाने की, अलग अलग समूह बना दो, इससे कम हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था कराना, इससे कोई बात नहीं हो रही। सिंपल बंडा है कि जो चीजें फैली पड़ी हैं इन पे पक्षपात पे चर्चा होनी चाहिए। मतलब अगर क्लासरूम है, टीचर जो है लड़कों पे ज्यादा अटेंशन पे कर रहा है लड़कियों की अपेक्षा, तो इन चीजों पे बात होनी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि लड़के होशियार होते हैं, लड़कियां बिल्कुल होशियार नहीं होती। समझ मेरी बात को? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओवर हियर जहां पे डिस्कस होगा चीजें आपस में ही क्लियर हो जाएंगी, है ना, वहां पे बकवास करने और बवाल बकने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को जरा पढ़ लीजिएगा और जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन का तो होपफुली जवाब आप दे ही पाओगे मुझे लग रहा है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सेवरल रिसर्च, यानी बहुत सारी रिसर्च की गई है, स्टडी की गई है, सो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स। व्हाट इज द करेक्ट एग्जाम, क्या नाम करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, यानी यहाँ पे बोला गया कि अनेक शोध किए गए हैं, डिस्कशन किया गया है, जिनसे पता चला है कि शिक्षक जो होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका विवेचन क्या है, मतलब क्लासरूम चल रहा है, क्लासरूम में डिस्कस हो रहा है, वहां पे टीचर जो होता है वो लड़कों को ही ज्यादा अटेंशन पे क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़के ही बढ़िया होते हैं, लड़के ज्यादा पढ़ाकू होते हैं। ये विभिन्न डिफरेंट टाइप की जो स्टडी की गई है उसमें भी पता चला है, ऐसा क्यों सोचते हैं, है ना, कि टीचर जो होता है वो क्लासरूम में लड़कों से ही पारस्परिक क्रिया का मतलब है इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं लड़कियों की अपेक्षा। चलो ये क्या है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं ज्यादा होती हैं, क्या ये सही है कि लड़के पैदा होते हैं वो ज्यादा लड़कियों से ज्यादा होशियार होते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों की अधिक अवधान आवश्यकता होती है, लड़कों को ज्यादा अटेंशन की आवश्यकता होती है लड़कियों की अपेक्षा। यार ये क्या अलग थलग बातें कर रहे हो, ऐसी हैं। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ये कोई बात नहीं, निगेटिव बातें सारी, ऐसा कोई भी बात नहीं हो सकती। यह एग्जाम्पल है क्या कि अगर लड़कों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो ये पक्षपात हो रहा है, लिंग पक्षपात हो रहा है, ये एक बायसनेस हो रही है कि लड़कियों की अपेक्षा आप लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ये एक एग्जाम्पल है। क्या है, पक्षपात का एक एग्जाम्पल है कि आप एक तरफ झुके हुए हो, एक तरफ ज्यादा आपका रुझान है। चलिए होपफुली सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन भी सारे समझ में आ गए होंगे मुझे लग रहा, और टॉपिक में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी मुझे लग रहा है। फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वहां पे प्रॉब्लम आई हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नया वीडियो प्लान करूंगा 110%, है ना। क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो वो बताना मुझे, और जो जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपका टॉपिक मिलेगा 110%। कोई प्रॉब्लम हो 6392364076 पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम आपसे बात भी कर सकते हैं। चलिए मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम पास मत करना, टाइम पास करने के लिए लाखों लोग पड़े हुए हैं दुनिया में और लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ता है, आप एक बार पास कर दीजिएगा, बस लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, रख दीजिएगा सीटेट। चलिए थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।